हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का 50 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड में बार बार पूछता है। पूरी किताब से 50 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लाए हैं जो इससे बाहर आएगा ही नहीं। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में उतना नहीं आएगा, उससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। चाहे वो MCQ होगा, चाहे वो क्वेश्चन पेपर होगा या रिटन वाला होगा, तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो अब देख लेते हैं 50 महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इसमें पहला लेसन से देखिए, पहला लेसन में हम लोग का है यूरोप में राष्ट्रवाद का। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो इसमें दूसरा है, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये बता रहे हैं 100% है, ये हर बार पूछता है और इस बार पूछेगा। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण ये हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ये दोनों 100% है, मतलब जो यूपी बोर्ड है वो कसम खा लिया है कि इसको हम देंगे ही देंगे। मतलब ये हर बार ही देता है, हर बार पूछता है। ये जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण ये दोनों में से हमेशा पूछता है। अब देखिए चौथा है, ऑटोवान बिस्मार्क कौन था, इसको जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक क्यों कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑटोवान बिस्मार्क कौन था, इसको जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक क्यों कहते हैं। अब देखिए पांचवा है वियना संधि जो 1815 में हुई थी। वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्यों एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग आंसर में आता है। अब देखिए 6वां इसमें है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। तो संस्कृति ले लीजिएगा, मतलब भाषा ले लीजिएगा, इन सब के बारे में लिख दीजिएगा कि। अब देखिए 7वां है, अब देखिए 7वां हमारा चैप्टर 2 से है। 7वां नंबर क्वेश्चन है चैप्टर 2 से है, भारत में राष्ट्रवाद से। तो रॉलेट एक्ट क्या थी, जो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट क्या थी, उसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 8वां है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्त लिखिए। पूना पैक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के हस्ताक्षर हुए थे, इसकी 2 शर्तें थी, ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर जो इसमें 9वां दिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। या तो आपसे पूछ देगा महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्या मतलब है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य की शक्ति पर आग्रह, और महात्मा गांधी इसके प्रबल समर्थक थे। सत्याग्रह 3 को चलाए थे, कहाँ का, चंपारण, गुजरात और अहमदाबाद, ये सब आप लोग लिख दीजिएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां को। जो प्रश्न नंबर जो 10 है वो क्या है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। जो सत्याग्रह गांधी जी जो सत्य की शक्ति पर आग्रह, इसके गांधी जो थे इसके प्रबल समर्थक थे, इसके बारे में लिख देना। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, इसको आप लोग को लिख देना है। अब देखिए 11 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। या यहाँ पर सविनय अवज्ञा को हटाकर नमक आंदोलन या नमक यात्रा का वर्णन करना, ये पूछ सकता है। सविनय अवज्ञा यानी नमक यात्रा, दांडी यात्रा पूछ सकता है। अब देखिए प्रश्न ये जो 11 नंबर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के क्या कारण थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, इसलिए गांधी जी ने चला दिया। मतलब जलियांवाला बाग पूरा हत्याकांड को आप लोगों को विस्तार में देना है। उसके बाद उन्होंने वापस क्यों लिया, तो जब चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड जब हुआ था, उस समय गांधी जी जो 22 कांस्टेबल मारे गए थे, 20 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा मारा गया था। इसके कारण गांधी जी बहुत खिन्न हुए यानी दुख हुए, जिसके कारण उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए 13 नंबर है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। तो महात्मा गांधी जी ने जितना भी सत्याग्रह चलाया है उन सभी का वर्णन कर देना है, ये लॉन्ग आंसर में आता है। अब देखिए इसके बाद 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महामंदी जब होता है तो स्टॉक मार्केट जो होता है, जब उसमें होता है तो जो कीमतें होती हैं वो गिर जाती हैं। जो अनाज का दाम हो गया या कुछ किसी का दाम हो गया, गिर जाता है। तो 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसको आप लोग लिख देना है। 15 नंबर, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रेटन वुड्स जो एक समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था और इसका मतलब क्या है, इसको इसके बारे में आप लोग को लिख देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 दिया है, वैश्विक महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो विश्व स्तर पर जो महामंदी हुआ था उसका कारण लिखना है। अब देखिए 17 नंबर है, इस 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया गया कि 3 प्रवाहों का
क्या करना है, व्याख्या करना है। तो पूंजी, श्रम और ये सब मतलब तीन थे प्रवाह थे सब, पूंजी, श्रम और क्या था, ये सब था। इस सब इसको भी आप लोगों को लिखना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 को। तो प्रश्न नंबर जो 19 है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी। जो गुटेनबर्ग था वो कौन था और उसकी मुद्रण के क्षेत्र में, मुद्रण मतलब मुद्रा जो होता है, पैसा होता है, उसके क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमेशा पूछता है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन के प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। ये हमारा होगा संसाधन नियोजन। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये 21 नंबर वाला ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है ये अवश्य पूछता है, या तो मृदा अपरदन पूछ देगा या तो भूक्षरण पूछ देगा। मृदा अपरदन को ही भूक्षरण कहते हैं, मतलब भूमि के कटाव और उसके बहावकरण जो प्रक्रिया होती है उसे हम भूक्षरण कहते हैं या मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग कर दीजिएगा। अब देखिए जो मृदा का अपरदन है उसको रोकने के लिए उपाय लिखना है। तो मृदा जो अपरदन, जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, बहाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रक्रिया लिख देना है। अब देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार में कीजिए। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन कछारिया मिट्टी, इन सभी मिट्टियों का वर्गीकरण आप लोग को कर देना है विस्तार में। 6 नंबर का आता है या 5 नंबर का आता है। अब देखिए 22 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता यानी महत्वपूर्णता का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 25 नंबर वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन क्या है। जो चिपको आंदोलन था उसमें लोग पेड़ों को चिपक कर के क्या करते थे, पेड़ों कटने से बचाते थे, वही चिपको आंदोलन नाम रख दिया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ देता है ये भी। अब देखिए 26 नंबर, वनों की हानि से क्या आशय है। जो वन है उनके हानि से, उनके कटने से क्या आशय है। अब देखिए 27 नंबर, जल दुर्लभता, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण लिखिए, ये हमारा हो जाएगा। और बहुउद्देशीय परियोजना 28 नंबर है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो बांध पर, जैसे पानी पर बांध बनाकर बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय परियोजना होता है। इसमें इसके होने वाले लाभ और इससे होने वाले लाभ और हानि का उदाहरण लिखना है या उसके बारे में विस्तार में लिख देना है। ये हमारा हो गया 28 तक। अब 28 के बाद 29 अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29 को। तो प्रश्न नंबर 29 क्या है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बता देना है, कृषि के महत्व को बता देना है। प्रश्न नंबर 30 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। गन्ना पूछ देगा या चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताएं। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 है, भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। जो भारत की मुख्य फसलें है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, इन सब के पर एक टिप्पणी लिख देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 32 और 33 वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर टिप्पणी लिखिए या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, तो इस पर लिख देना है। आप लोग को निबंध जो याद किए हैं पर्यावरण प्रदूषण, उसी के हिसाब से पूरा लिख देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 दिया है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन के 3 गुण है उनको बता देना है। प्रश्न नंबर 36 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। जो सत्ता है उसकी साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या करना उसका। अब देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन कर देना है। प्रश्न नंबर 37, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होता है, उसी का कर देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 39 हमारा, संघवाद क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 39। अब जो हमारा प्रश्न नंबर 40 है वो क्या कर रहा है
जो प्रश्न नंबर 40 है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। 41 नंबर को देख लेते हैं, भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो ये उतना महत्वपूर्ण है लेकिन थोड़ा भी इम्पोर्टेंट है। ये 2020 में पूछा था, 2022 में पूछा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 इसमें राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं वो आएगा ही, जरूर आएगा। ये तो पूछ सकते हैं, किसी न किसी सेट में अवश्य पूछेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 दिया है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, मानव विकास सूचकांक क्या है। अब देखिए प्रश्न नंबर 45 है, ये तो और महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जितना पढ़ा है सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसी में आते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक को विस्तार में पूछता है कभी कभी। ये देखिए हमारा आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, जिससे हमें धन प्राप्त होता है, वही हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या क्या है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीय आर्थिक क्रिया और तृतीय आर्थिक क्रिया है, या प्राथमिक क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक, इस तरह भी आपसे पूछ सकता है, या द्वितीय क्षेत्रक भी आपसे पूछ सकता है। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न नंबर 46 हमारा दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं, जो कि 2005 में लागू हुआ था, उसके उद्देश्यों की व्याख्या करना है। उसके उद्देश्यों की व्याख्या करना और 2-4 टिप्पणियां भी लिख देना है, उस पर आप लोग को नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 47 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। अब जितना आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में अंतर, ये भी बहुत बार पूछा है, इस बार पूछने का चांस है। अब देखिए बोले ना कि तृतीय क्षेत्रों को विस्तार पूर्वक में कभी कभी पूछता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 49 है, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण क्या है। ऋण जो होता है, कर्ज जो होता है, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण क्या होता है, इसी को बता देना। अब देखिए प्रश्न नंबर 50 क्या पूछ रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन करना है। जो विदेशी व्यापार है उससे आप क्या समझते हैं और इसके लाभों क्या करना है, वर्णन कर देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लगाते हैं। अब देखिए 51 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कर दीजिए। 52 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर इंपॉर्टेंट का बस टिक लगाते हैं। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। उपभोक्ता जो जागरूक है, या आप बोल सकते हैं, या इसको अन्य तरीका से पूछ सकता है कि किस प्रकार उपभोक्ताओं का शोषण कर सकते हैं, किया जाता है, तो इस तरह पूछ सकता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 53 है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या करना है। जो उपभोक्ता का अधिकार है, मतलब जो ग्राहक यानी उपभोक्ता के अधिकारों पर प्रकाश डालना, उनका कौन कौन सा अधिकार है, इस पर प्रकाश डाल देना है। सो इतने दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि इस बार भी मेरा 12th बोर्ड एग्जाम है, इसलिए मैं उधर दे रहा हूँ टाइम, क्योंकि अगर इधर दूंगा ज़्यादा टाइम तो उधर ज़्यादा कम नंबर आ सकता है। सो तो देखिए बहुत वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो।